नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे वर्ष 2025 में खेल जगत में भारत की उपलब्धियों की और नीतिगत सुधारों की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि 2025 का साल उपलब्धियों और नीतिगत सुधारों की दृष्टि से यादगार साल रहा। भारत की संसद ने खेलों से संबंधित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए तो देश विदेश में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत का नया इतिहास रचा। इसलिए साल 2025 भारतीय खेल इतिहास के उन खास वर्षों में शामिल हो गया है जब देश ने एक साथ कई खेलों में वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत का एहसास कराया। क्रिकेट में जहां भारतीय पुरुष टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतकर अपना दबदबा कायम रखा, वहीं नवी मुंबई में महिला टीम की पहली वर्ल्ड कप जीत ने इतिहास रच दिया। इसके साथ ही शतरंज में डी गुगेश और दिव्या देशमुख जैसे युवा सितारों ने भारत को नई पहचान दिलाई, जबकि नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में एक बार फिर देश का परचम लहराया। पैरा स्पोर्ट्स और एशियाई खेलों में भी भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि 2025 सिर्फ उपलब्धियों का साल नहीं बल्कि भारत के खेल महाशक्ति बनने की कहानी का अहम पड़ाव रहा। लिहाजा 2026 में देश नई उम्मीदों और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। मन की बात कार्यक्रम के 129वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खेलों की बात की और कहा कि वर्ष 2025 खेल के लिहाज से एक यादगार साल रहा। 2025 में खेल की उपलब्धियों और 2026 से भारतीय खेल और खिलाड़ियों की जो उम्मीदें हैं, मुद्दा आपका में इस पे चर्चा करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पूनम बेनीवाल जी जुड़ी हैं, जो भारतीय खेल प्राधिकरण की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की वरिष्ठ विकास अधिकारी हैं। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर दीपा मलिक जी से, जो भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता हैं, जिन्हें पद्मश्री और खेल रत्न जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। वह एशियाई पैरा ओलंपिक समिति की बोर्ड सदस्य हैं और पैरा एथलीट हैं। खेल के माध्यम से विकलांगों को सशक्त बनाने का काम करती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपा जी संसद टीवी पर। साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपरियाल जी। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। हम इस चर्चा को शुरुआत करें और 25 की जो उपलब्धियां हैं खेल जगत की, उनको समझें, उनको जानें और 26 से क्या उम्मीद है उस पर चर्चा करें। उससे पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। साथियों, 2025 खेल के लिहाज से भी एक यादगार साल रहा। हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। भारत की बेटियों ने विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। एशिया कप T20 में भी तिरंगा शान से लहराया। पैरा एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतकर ये साबित किया कि कोई बाधा हौसलों को नहीं रोक सकती। जाहिर सी बात है, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि वर्ष 2025 खेल के लिहाज से एक यादगार साल रहा। हम शुरुआत इसी मुद्दे से करते हैं और राकेश थपरियाल जी, मेरा सवाल आपसे है, 2025 क्यों यादगार साल रहा, किस लिए रहा, किस वजह से याद किया जाएगा? देखिए, इसकी अनेक वजहें हैं। वर्ल्ड लेवल पे जो हमने उपलब्धियां हासिल की, खास तौर पे हमारी बेटियों ने जो शानदार प्रदर्शन किए हैं, उसके लिए याद किया जाएगा। चाहे वो बॉक्सिंग का खेल हो, हमारी लड़कियों ने वहाँ वर्ल्ड लेवल पे पदक जीते, गोल्ड मेडल जीते, और हमारी एक दो लड़कियां तो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 बनने की कगार पर हैं। उनका ज़बरदस्त प्रदर्शन, महिला क्रिकेट टीम का ज़बरदस्त प्रदर्शन, पहली बार जो है वो 50 ओवर के वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन बनने का सौभाग्य उनको मिला। बहुत ज़बरदस्त मेहनत के साथ उन्होंने वो उपलब्धि हासिल की। शतरंज के अगर हम देखें तो दिव्या देशमुख, जिन्होंने कि वर्ल्ड कप जीता शतरंज का, और वो भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है मनोज जी कि अपनी ही देश की खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को फाइनल में हरा कर जीता। तो ये एक हमारी ताकत को भी दर्शाता है कि फाइनल में 2 खिलाड़ी हमारे ही हैं। और डी गुकेश को, जिन्होंने मैग्नस कार्लसन जैसे वर्ल्ड चैंपियन को हराया, वर्ल्ड चैंपियन की श्रेणी में अपना नाम लिखवाया। तो इस तरह की तमाम उपलब्धियां हमारी रही। ये तो खेल के मैदान की, लेकिन खेल के मैदान के बाहर जो नीतिगत, जैसा आपने अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में बताया, वो भी बड़ी ज़बरदस्त उपलब्धियां रही हैं
कि जो खेल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जो है वो पास हुआ पार्लियामेंट से, जिसमें भारत में जो खेल सुधार की दिशा में बहुत बड़ा कार्य इसमें होने जा रहा है अब। और जो फेडरेशंस खेलों को चलाती हैं उनमें सुधार के लिए, उनके चुनाव के सुधार में तमाम चीज़ें ऐसी होंगी कि जिसमें किया गया। बहुत सी अच्छी चीज़ें, फेडरेशनों के फंड में बढ़ोतरी की गई, राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजन कराने के लिए वो फंड बढ़ाया गया, खिलाड़ियों की डाइट राशि बढ़ाई गई है, कोचेज़ को दी जाने वाली सैलरी जो है वो बढ़ाई गई है। तो एक ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले साल में, जैसा आपने बताया कि 2026 में क्या उम्मीदें रहेंगी, तो 2026 जो है ना हमारा बड़ा महत्वपूर्ण है जी, कि उसमें हमें एशियन गेम्स भी होने हैं, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स भी इसमें होने हैं, फीफा का वर्ल्ड कप भी होना है। खैर उसमें तो हमारी भागीदारी नहीं होगी, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के लिहाज से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण साल है। और उसके लिए जो भारत सरकार ने अपनी चीज़ों में, जो योजनाओं में सुधार किया है, जो योजनाओं को बढ़ावा दिया है, उससे मुझे लगता है कि एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन और बेहतर रहने वाला है। जी बिल्कुल राकेश जी, एक एक कर मैं चीज़ों को समझने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से भारत का जो खेल जगत है उसमें एक बदलाव देखने को मिल रहा है, कैसे खेल संस्कृति देश की बदल रही है। डॉक्टर दीपा मलिक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर 2025 की हम बात करें तो आपको ऐसा कौन सा लम्हा याद आता है या कौन सा ऐसा फैसला याद आ रहा है जिसके लिए आप कहेंगे कि 2025 यादगार साल रहा? मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैं डेफिनेटली ये कहूंगी कि जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हमारे देश में आयोजित की गई, जिसके लिए ब्लू मोंडो ट्रैक एकदम नया डलवाया गया खास दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए, और पहली बार एक ब्लू मोंडो ट्रैक पे, वर्ल्ड क्लास ट्रैक पे यहाँ पे कंपटीशन हुआ जिसमें 100 से अधिक देशों ने नुमाइंदगी की। और एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट हुआ कि इंडिया एक ऐसा देश नहीं है जिसमें एक्सेसिबिलिटी नहीं है। आप मानेंगे 2000 के लगभग दिव्यांग लोग पूरे संसार से आए और बहुत खुश होकर हमारे देश की हॉस्पिटैलिटी, ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निकल नो हाउ एंड एक परफेक्ट कंपटीशन जिसे कहा जाता है, उसकी यहाँ पे पेशकश की गई, जिसका बहुत बड़ा धन्यवाद जाता है आदरणीय मोदी जी को, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, आदरणीय मंत्री, सब ने मिलकर इसको, ऐसा कोई भी लम्हा नहीं था जिसमें ये कहा, एक फीलिंग आई हो कि अरे ये तो पैरा के खेल हैं। जी, ये देश के खेल मान के खेले गए और अभूतपूर्व परफॉर्मेंसेस हमारे होम ग्राउंड पे हमारे एथलीट्स ने देखी। और ये इसने पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया इंडिया का ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल दीपा मलिक जी, किस तरह खेल संस्कृति बदल रही है इस पे भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन पूनम जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर 2025 की हम बात कर रहे हैं तो नई खेल नीति 2025 की काफी चर्चा हुई। 2025 में जो नई खेल नीति आई वो क्या है, कैसे बदलेगी भारत की खेल संस्कृति, क्या कहना है आपका? देखिए मनोज जी, किसी भी देश के स्पोर्ट्स कल्चर के लिए, संस्कृति के लिए समाज, सरकार और बाजार का बहुत बड़ा रोल रहता है। समाज में स्पोर्ट्स कल्चर तभी होगा, सरकार काफी स्टेप ले रही है। फिर बाजार की बात है, जो स्पॉन्सरशिप्स है, अलग अलग लेवल पे जो अलग अलग स्पॉन्सर सामने आ रहे हैं। फिर जो टैग की शुरुआत की है, जैसे ओलंपिक्स के लिए तो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम था, फिर एशियन गेम वगैरह के लिए, इनके लिए एक स्पेसिफिक स्कीम होना जरूरी था। जो गेम एशियन गेम में है लेकिन ओलंपिक्स में नहीं है, तो उसका भी ध्यान रखने के लिए टैग की शुरुआत की। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हमें जैसे 2030 की मेजबानी का मौका मिलेगा, वो भी एक माइलस्टोन है अपने आप में। और फिर जैसे हम 2036 की तरफ बढ़ रहे हैं जी, और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल की बात कर रहे हैं, ये एक एथलीट सेंट्रिक ग्लोबल अलाइनमेंट के साथ एक एथलीट सेंट्रिक फ्रेमवर्क बना है। अगर आप देखें, एक एथिकल और सेफ स्पोर्ट्स बनाने के लिए एथलीट कमीशन में वुमेन का इंक्लूजन है। ईसी मेंबर्स में एटलीस्ट 4 जो एथलीट होंगे, 2 स्पोर्ट्स पर्सन वुमेन होंगी, 4 वुमेन होंगी। तो ये अपने आप में काबिल तारीफ काम है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू थिंक, नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल बनाया है, क्योंकि किसी भी इसके इलेक्शंस होंगे तो एक पैनल होगा। देन नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल है, कोई भी डिस्प्यूट है उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट होगा। देन नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो एक वेरी कंसाइजली हर चीज को मॉनिटर करने के लिए। तो ये सब जो मेजर अचीवमेंट्स हैं 2025 की, ये आगे आने वाले हमारे जो खेल की जो
एक स्पोर्ट्स कल्चर प्लस इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो ओलंपिक्स है या फिर मेजर कॉम्पिटिशन्स है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। जैसे कि राकेश जी ने कहा 2026 के लिए नींव रख दी गई है, अचीवमेंट्स एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम में हमें दिखाई देंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी ओलंपिक क्वालिफाइंग शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर से 2028 के लिए, तो उनके लिए भी एक अच्छी नींव रख दी गई है। जी बाकी इमारत बनेगी। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है। अगर हम बात राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 की करें, जाहिर तौर पर खेल को लेकर सरकार नीतियां बनाती है, संसाधन उपलब्ध कराती है, बुनियादी ढांचा कैसे मजबूत हो खेल का उस पर जोर दिया जाता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है स्पोर्ट्स का, जिसको अच्छे स्टेडियम लोगों को मिलें, खिलाड़ियों को अच्छे संसाधन मिलें, डाइट मिले अच्छी। लेकिन जो फेडरेशंस हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और इस लिहाज से राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025, जिसकी लंबे समय से अपेक्षा की जा रही थी, संसद में 2025 में पारित हुआ। राकेश जी, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 क्यों महत्वपूर्ण है? क्या इससे देश का जो खेल कल्चर है, जो खेल संस्कृति है, उसमें क्या बदलाव आएगा? देखिए, जिस मंशा के साथ ये विधेयक पास हुआ है और इसमें जो चीज़ें डाली गई हैं, उसको देख के तो लगता है कि अगर सही ढंग से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो निश्चित रूप से ये भारतीय खेलों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। क्योंकि आपको पता है कि खेल जो फेडरेशंस हैं वो किस तरह से खेलों को चलाती हैं, तो उसमें सुधार की चीज़ें वो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड होगा उसका काम ही यही होगा कि भाई कैसे खेल फेडरेशंस काम करें, कैसे उनके चुनाव हो, उनकी देखरेख की जाए। जो लिटिगेशंस में जाती हैं, फेडरेशंस में झगड़े होते हैं, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगे रहते हैं, उसमें लाखों क्या करोड़ों रुपए आजकल खर्च होता है। फेडरेशंस का भी, सरकार का भी वक्त जाया होता है, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को उसमें पार्टी बना दिया जाता है। तो वो सब चीज़ें जो है वो वहाँ पर जो ट्रिब्यूनल बनेगा उसके अंदर चीज़ें सेट हो जाएंगी, और उस ट्रिब्यूनल में कुछ दिन फिक्स होंगे जिसके अंदर फैसला होना ही होना है, और उसके बाद सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो जो बीच की जो अदालती कार्रवाइयाँ थी वो सब, उससे आपको निजात मिलेगी। और खेल फेडरेशन को बिल्कुल स्वच्छ बनाने की, उनके प्रशासन को, बल्कि मैं अभी आपको बताऊं कि अभी जस्ट 1-2 दिन पहले ही इस तरह का एक प्रोग्राम खेल मंत्रालय ने शुरू किया है कि जिसमें इंटर्नशिप दी जा रही है युवाओं को कि वो कैसे खेल प्रशासन में कार्य करें। उनको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जोड़ा जाएगा, वहाँ इंटर्नशिप कराई जाएगी। लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों का ये तय किया गया कि वो अच्छे खेल प्रशासक आगे के लिए बन सकें। जैसे आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अच्छे युवा नेता देश के सामने आए, उसके लिए योजनाएं बनी हैं, तो ऐसी अच्छे खेल प्रशासक सामने आए। तो अगर ये खेल बोर्ड जिस मंशा के साथ ये बनाई गई हैं चीज़ें, अगर ये स्पोर्ट्स बिल उस तरीके से काम करेगा तो निश्चित रूप से इसमें खिलाड़ियों का, एक तो उनकी भागीदारी को बढ़ाया गया है, खासतौर पे महिला खिलाड़ियों की भागीदारी को बढ़ाया गया है। खेल प्रशासन में महिलाओं को आगे आने की बात की है। आज देखिए, अभी दीपा मलिक जी ने बात की कि ब्लू मोंडो ट्रैक के अंदर जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप हुई यहाँ पर, ठीक है, वो कितनी बड़ी बात है कि अभी वो वैसा ट्रैक देश के हमारे जो सामान्य एथलीट हैं उनको भी वो प्राप्त नहीं था। एक पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए वो ट्रैक दिए गए जो कि इतने महंगे पड़ते, करोड़ों रुपए का खर्चा, 2 लगाए गए, एक अभ्यास के लिए भी लगाया गया, एक में नेहरू स्टेडियम में लगाया गया। तो ये एक अच्छी चीज़ें हैं, ऐसी जो चीज़ें हो रही हैं सामने। और खेल प्रशासन में सुधार के लिए जो है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। खिलाड़ियों को सुविधाएं मिल रही हैं वो एक तरफ है, लेकिन खेल प्रशासन में सुधार होना, उसकी तरफ इस सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। और खेल सुविधाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना, इसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हमारे उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के सांसद हैं अनिल बलूनी, उन्होंने खेल मंत्री से रिक्वेस्ट की कि भाई आप हमें यहाँ पर सिंथेटिक ट्रैक दे दीजिए चमोली के अंदर, और कुछ और खेलों की सुविधाएं दीजिए। तो मैंने शायद पहली बार देखा कि कोई खेल मंत्री, डॉक्टर मनसुख मांडविया, खुद पौड़ी में जाके उन्होंने सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन किया, और वहां पर जाकर ये घोषणा की कि भाई हम, सांसद महोदय ने जो चीज़ मांगी थी वो ट्रैक, हम सिंथेटिक ट्रैक गढ़वाल क्षेत्र को, वो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो बनाया जाएगा जी। तो ये कितनी बड़ी एक चीज़ है कि दूर दराज पहाड़ के इलाके में एक सिंथेटिक ट्रैक बनेगा जहाँ के खिलाड़ी एथलेटिक्स वगैरह के लिए बड़े टफ होते हैं, अच्छे वॉकर वहाँ से हुए हैं जो कि ओलंपिक्स तक में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको गाँव गाँव तक सुविधाओं को पहुँचाना, शहरों और गाँव के बीच जो खाई है
सुविधाओं की, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर तौर पर खेलों को लेकर जो बुनियादी ढांचा है देश में, वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, वो कैसे मजबूत हो, उसमें कैसे सुधार हो, उस पर सरकार का एक फोकस रहा है कि खिलाड़ियों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले। लेकिन डॉक्टर दीपा मलिक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, क्योंकि फेडरेशंस का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सरकार सुविधाएं दे सकती है, व्यवस्था कर सकती है, नीतियां बना सकती है, लेकिन फेडरेशंस की जो भूमिका है उसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। और राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप कैसे देखती हैं इस बदलाव को, इस पहल को? देखिए, इस पहल को सबसे पहले तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है कि इसको एथलीट सेंट्रिक बनाया जा रहा है। जी। जोर दिया जा रहा है कि भूतपूर्व खिलाड़ी आगे आए और प्रशासन का हिस्सा बने, अपने एक्सपीरियंस को न केवल कोचिंग के क्षेत्र में बट एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में भी उसको अपने योगदान को प्रदान करें। साथ ही जैसा सर ने अभी कहा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ा दी गई है, मैंडेट किया गया है कि महिलाएं भी आगे आए, इतने प्रतिशत खिलाड़ी रहें, इतने प्रतिशत महिलाएं रहें। और जितने भी जो गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस हैं, नई अपनी जो स्पोर्ट्स नीति के माध्यम से उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ओवरऑल सुपरवाइज किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, उसमें अकाउंटेबिलिटी लाई जा रही है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इवन जब सिलेक्शंस होते हैं या जो भी टीम की लिस्ट आगे जाती है, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी और मिनिस्ट्री में भी रिसर्च ऑफिसर्स हैं। तानाशाही नहीं अब होगी, एक पूरी जुरिस्डिक्शन वे में और जस्टिस वे में अकाउंटेबिलिटी के साथ खिलाड़ियों की सही परफॉर्मेंस को देखते हुए टीम की तैयारी होगी और सिलेक्शन और चयन की नीति बनाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत सुंदर सुपरविजन और जिम्मेदारी की भावना से अब फेडरेशंस को अपना काम आगे रखना है। जितनी भी गुड गवर्नेंस की जो अलग अलग कमिटीज हैं उन्हें बनाना जरूरी है। आपके हर स्टेट में आपकी कमेटी बनना जरूरी है। आपके डिस्ट्रिक्ट्स में क्या खेल हो रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। तो फेडरेशन इज नॉट जस्ट बिकमिंग अ गेटवे ऑफ just making entries of the athletes. जी। Now they are accountable for the groundwork of promotion of sports. जैसे कि जो हमारी खेलो भारत नीति 2025 बनी है, जो एक विजन है स्पोर्ट्स फॉर नेशन बिल्डिंग, और उसके जो 5 महत्वपूर्ण पिलर बनाए गए हैं, जैसे ग्लोबल एक्सीलेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इक्विटी, मास पार्टिसिपेशन एंड इंटीग्रेशन विद एजुकेशन ड्राइव। एजुकेशन सिस्टम में भी स्पोर्ट्स को बहुत ही एक फोकस्ड रूप में जोड़ा जा रहा है, जन भागीदारी को बनाया जा रहा है। और सबसे जो सुंदर बात उभर कर ये आई है कि जो हम मेजबानी कर रहे हैं बड़े बड़े खेलों की, जी। हमने देखा कि अब हम ओलंपिक का सपना भी हम मेजबानी में ले रहे हैं। हम जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसको ऑलरेडी हम बिड कर चुके हैं। जब गढ़ बनता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स का, तो इकोसिस्टम अपने आप ग्रो करता है। टेक्निकल नो हाउ, बिजनेस नो हाउ, और साथ साथ जो स्पोर्ट्स गुड्स के भी एक्सपो हाल ही में हमने देखा मुंबई में आयोजित किए गए, तो एक होलिस्टिक विजन के साथ स्पोर्ट्स का ग्रोथ हो रहा है। ये नहीं कि सिर्फ खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप दे दी गई है या खिलाड़ियों के लिए कोई स्कीम बना दी गई है, ना केवल खिलाड़ियों के लिए, लेकिन खिलाड़ियों के खेलने के लिए जो टेक्निकल नो हाउ, साइंटिफिक नो हाउ। एक हाल ही में हम हिस्सा बने थे एक स्टडी का जिसमें ये किया था पोडियम टू प्रॉफिट, जी। और उसमें विमेन सेंट्रिक स्टडी रखी गई थी, रिसर्च करी गई थी कि विमेन खेलों में भी खासकर ब्रॉडकास्टिंग एंड लाइव टेलीकास्ट ऑफ इंडिजिनस स्पोर्ट्स, स्मॉल स्पोर्ट्स। अब आप देखेंगे 9 मिलियन प्लस व्यूज पर डे हमारे पैरालंपिक खेलों के, जब पैरा एथलेटिक्स का चल रहा था, जबकि पैरेलली क्रिकेट के भी इवेंट्स आईपीएल के चल रहे थे। जी। लेकिन एक क्रिकेट जैसे खेल के बिल्कुल बराबर की व्यूअरशिप जब पैरा खेलों की आने लगती है, तो आपको समझ आता है कि स्पेक्टेटरशिप और इकोसिस्टम में कितनी ग्रोथ हो रही है। जी।
जी, जाहिर तौर पर पैरा जो खिलाड़ी हैं हमारे, उनको लेकर भी सरकार काफ़ी संवेदनशील है और चाहती है सरकार की अधिक से अधिक अच्छे खेलों का अच्छी सुविधाओं के साथ मौका मिले। पैरा जो खिलाड़ी हमारे, जाहिर तौर पे जो पैरा ओलंपिक होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, उसमें अच्छा प्रदर्शन भारत का रहा है। लेकिन पूनम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक महत्वपूर्ण और बिल संसद से 2025 में पारित हुआ, वो है डोपिंग विरोधी संशोधन विधेयक 2025। इसकी आवश्यकता क्यों रही, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, डोपिंग कोई भी कोचिंग से रिलेटेड या फिर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब एक स्पोर्ट्स में अचीवमेंट आती है, परफॉर्मेंस आती है। इट इज लाइक जब एक एथलीट सेंट्रिक, कोच ड्रिवन, स्पोर्ट्स साइंस से सपोर्टेड एंड आईटी मैनेज्ड काम हो, तो उसमें अगर कोचेस का आप रोल देखें, बच्चों को गाइड करना, लेकिन अब जो एथलीट्स हैं वो भी 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल वे में काम करते हैं। तो जब कोई भी बच्चा डोप में आता है, डोप के लिए मतलब एंटी डोपिंग एजुकेशन बहुत जरूरी था, सरकार जी। ने उस पर बहुत काम किया। क्योंकि बच्चों को आप एजुकेट कीजिए, वो चोर पुलिस वाला काम ना करें कि भाई क्राइम कर दिया उसको पकड़ लो। क्राइम होने से बचाने के लिए जो काम है, तो एजुकेशन पे काफी कुछ उस पे किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब जैसे कई जगह एथलीट इतना गुनाहगार नहीं होता, लेकिन उसको कोई मिसगाइड कर रहा है तो उसके लिए भी सजा के प्रोविजंस हैं, तो वो एक डर रहना भी जरूरी है। तो ये मेन चीजें होने से आई मीन गवर्नेंस ही नहीं, परफॉर्मेंस आने के लिए ये चीजें भी बहुत जरूरी है। एंड दैट हैज बीन एन एक्सीलेंट स्टेप। जैसे कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल आया है और एंटी डोपिंग से रिलेटेड बिल आया है, वो उसको पूरा सपोर्ट करेगा। जी, राकेश जी, डोपिंग की अगर मैं बात करूं तो एक महत्वपूर्ण ये मुद्दा रहा है खेलों में, बात चाहे राष्ट्रीय खेलों की जाए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाए, और कई बार विवाद का कारण भी इस तरह की स्थितियां पैदा करती हैं। आप कैसे देखते हैं संशोधन विधेयक को जो डोपिंग से संबंधित है, क्या इसकी वजह रही? देखिए मनोज जी, ऐसा है कि मेरे हिसाब से विधेयक बनाना एक अच्छी बात है, नियम कानून होने चाहिए, सब कुछ आप करिए, लेकिन आपको इस पे ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ मेरे भी जब इंटरेक्शन हुए हैं तो मैंने उनको ये चीज़ें बताई हैं, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे देखिए रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, इतने सालों का हमारा अनुभव है कि डोपिंग कोई भी खिलाड़ी बिना अपने कोच की मर्जी के नहीं कर सकता। और तमाम जो दवाइयाँ जो कि एंटी डोपिंग एजेंसी की वाडा की लिस्ट से आती हैं या नाडा की लिस्ट में आती हैं, वो पढ़ने का टाइम किसी खिलाड़ी के पास नहीं है, उसको कोई नहीं पढ़ेगा। वो उसके कोच की, सपोर्ट स्टाफ की वो एक ड्यूटी बनती है, प्रशासनिक अधिकारियों की फेडरेशन के, जो खिलाड़ियों को इस चीज़ों को समझाएं। अभी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, इतनी जागरूकता, इसमें बहुत ज़बरदस्त जागरूकता लाने की ज़रूरत है, स्कूल लेवल पे ये जागरूकता लाने की ज़रूरत है। अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए राजस्थान के अंदर, वहाँ कई इवेंट ऐसी आई कि जिसमें एक एथलीट दौड़ने के लिए रह गया, एक एथलीट पार्टिसिपेंट के लिए, बाकी लोग भाग गए, क्योंकि जैसे ही नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के लोग वहाँ पहुँचे, उन्हें लगा कि हम मेडल जीतेंगे तो हमारा कहीं डोप टेस्ट ना हो जाए, उन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखी होगी जाहिर तौर पे, वो वहाँ से गायब हो गए। उनकी वजह से जिस इवेंट में एक एथलीट रहा या दो रहे, वो बेचारे मेडल से भी वंचित हो गए। मेडल से वंचित होकर आप देखिए इतनी बड़ी आप पुरस्कार जो राशि मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, उससे आप वंचित हो गए। तो डोपिंग जिन्होंने की उन्होंने तो अपना नुकसान करा, साथ साथ जो डिजर्विंग खिलाड़ी थे उनका भी नुकसान हो गया वहाँ पर। तो ये डोपिंग का जो है ना, आपको स्कूल लेवल से ये चलाना होगा, क्लब लेवल पे कोचेस के ऊपर जो जब तक कड़ी कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए, खिलाड़ी के साथ साथ कोचेस के ऊपर भी, क्योंकि कोचेस की मर्जी के बिना कोई भी खिलाड़ी, मुझे नहीं लगता कि वो डोपिंग में हिस्सा ले सकता है। कोचेस उनको करवाते हैं क्योंकि आजकल कोचेस को भी पुरस्कार राशि मिलती है अच्छी खासी, तो सबका एक इंटरेस्ट उससे जागता है, क्योंकि जितनी पुरस्कार राशि, जितनी सुविधाएं मिलेंगी तो लोग उसको जीतने के लिए, उसको पाने के लिए अपना सब कुछ गंवाने को भी तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो लोग यूनिवर्सिटी खेलों से गायब हुए, जो एथलीट जो फाइनल में पहुँच गए थे, मान लीजिए किसी रेस की उसमें 8 एथलीट थे, उसमें एक अकेली लड़की रह गई, तो उन 7 के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, इसका पता लगना भी जरूरत है। और इसका प्रचार होना चाहिए, सबको इस चीज़ का पता लगना चाहिए मीडिया के जरिए कि उन खिलाड़ियों पे क्या कार्रवाई हुई। वो डोप में फंसे नहीं है, लेकिन वो पार्टिसिपेशन से भागे इसीलिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगी। तो जब तक उन पे कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस डोपिंग जैसे जो एक ये दैत्य है, इसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। जी, सही कहा आपने, खेलों के लिए दैत्य के समान है डोपिंग का मुद्दा। लेकिन अगर डॉक्टर दीपा मलिक जी, मैं बात करूं महिला शक्ति की, बात जब खेलों की होती है, जाहिर तौर पर आज भी महिलाओं की जो भागीदारी है वो पहले से बढ़ी है। 2014 के बाद महिलाओं की भागीदारी खेलों में ना केवल बढ़ी है, बल्कि महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का और अपना नाम रोशन भी कर रही हैं। लेकिन अभी भी स्थिति ये कहा जाता है कि जितनी सुविधा मिलनी चाहिए
महिला खिलाड़ियों को जितने मौके अवसर मिलने चाहिए वो शायद नहीं मिल पा रहे हैं। बराबरी की जो हिस्सेदारी है, चाहे बात वो फेडरेशन की हो या मैदान पर हो, क्या उसमें सुधार हुआ है? देखिए, इसमें समाज का हिस्सा पे भी बहुत दायित्व जाता है। माता पिता बेटियों को कैसे बड़ा कर रहे हैं, समाज बेटियों को कितना मौका दे रहा है, और खेल के प्रांगण हमारे और जो घरों के चारों तरफ छोटे छोटे पार्क हैं, क्या उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी महिलाओं के लिए है? ऐसा प्रोत्साहन, दे से चैरिटी बिगिंस एट होम। बचपन से, छोटेपन से एक ऐसा माहौल हमें बेटियों के लिए क्रिएट करना है। लेकिन अगर मैं नीतियों की बात कहूं या अपॉर्चुनिटी की बात कहूं, तो सरकार की ऐसी कोई भी नीति नहीं है जो कोई पक्षपात रखती हो या ये कहती हो कि बेटियों के लिए हमारी अपॉर्चुनिटी कम है। जी। यस, इकोसिस्टम में हमें और उनके लिए प्रावधान बनाने हैं। और जो ये मानसिकता है वो स्कूली दिनों से, स्कूलों के प्रांगण से, स्कूली खेलों में, तभी एजुकेशन को नई नीति के साथ बराबर जोड़ा गया है, ताकि हमारी बेटियों को बचपन से गांव गांव में, और जब से खेलो इंडिया और जूनियर सब जूनियर गेम्स पे ये फोकस रखा गया है, तब से हमने हमारे पैरा खेलों में भी देखा है। मुझे, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो हम 17 खेलों में, पिछले गए एशियाई खेलों में हमने हमारी भागीदारी दी थी, और उसमें से 16 में लड़कियां गई थी, क्योंकि जो 17वां खेल था वो केवल पुरुषों के लिए था। जी। तो पैरा में भी अब लड़कियों का प्रतिशत बढ़ रहा है। लगभग 40% मेडल का कंट्रीब्यूशन भी महिलाएं दे रही हैं, चाहे वो पैरालंपिक हो, एशियाई खेल हो। अगर हम देखें, 2012 में मात्र एक ही मेडल आया था, 2016 में महिला का एक ही मेडल था, और टोक्यो पैरालंपिक्स और पेरिस पैरालंपिक्स मिला ले तो 14 मेडल महिलाओं के पैरालंपिक खेलों में जुड़ गए मात्र 8 वर्षों में ही, जो कि 2016 तक एक ही मेडल बन पाया था आजाद भारत में। तो गति बढ़ रही है, एक दूसरे की प्रेरणा बन महिलाएं आगे आ रही हैं, और जितनी ज्यादा कोचिंग में महिलाएं आगे आएंगी, एडमिनिस्ट्रेशन में महिलाएं आगे आएंगी, तो मुझे लगता है खिलाड़ियों के लिए भी एक लेवल ऑफ, वो कहते हैं, बिलीफ एंड लेवल ऑफ फेथ डेवलप होगा, और महिलाएं आगे आएंगी। जी। बिल्कुल पूनम जी, इस मुद्दे को मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि कहा जाता है कि खेलो इंडिया के बाद सरकार की जो योजना है खेलो इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरू करवाया, एक विजन इसको लेकर दिया कि देश में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। क्या मैं आपसे ये जान सकता हूं कि क्या खेलो इंडिया के जरिए महिलाओं की जो भागीदारी है, जो हमारी देश की बेटियां हैं, क्या उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई? देखिए, जो खेलो इंडिया गेम्स के थ्रू और खेलो इंडिया स्कीम के थ्रू, एक खेलो इंडिया के अंडर वुमेन्स स्पोर्ट्स वर्टिकल है, स्पोर्ट्स फॉर वुमेन वर्टिकल है। उसके तहत वुमेन स्पेसिफिक लीग कराई जाती है। उसमें अब प्राइवेट स्पॉन्सरशिप भी है, जैसे अभी आरईसी ने स्पॉन्सरशिप करके वुमेन्स लीग करवाया बॉक्सिंग में। अपार्ट फ्रॉम दैट रेसलिंग में भी स्पॉन्सर्स ने खेलो इंडिया के तहत लीग कराया। हर एक गेम में वुमेन स्पेसिफिक लीग करवाए जा रहे हैं, और जिसके रिजल्ट्स हमें दिख भी रहे हैं, जैसे दीपा मैम ने भी बताया अभी। इफ यू विल सी कि रियो ओलंपिक में लड़कियों के 2 मेडल थे, फिर 2021 में भी मेडल है, फिर मनु भाकर के मेडल। और खेलो इंडिया वर्टिकल के अंडर जो स्पेसिफिक वुमेन्स लीग होता है, और हर एक गेम के एचपीएम ये इंश्योर है कि देयर आर अराउंड 3000 स्पोर्ट्स पर्सन जो उसके तहत स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं। 50-50 अराउंड, ऑलमोस्ट 50-50 रेशियो रहे मैन और वुमेन का। अब जैसे बॉक्सिंग में 160 खिलाड़ी अगर खेलो इंडिया स्कीम के तहत 10,000 पर मंथ स्टाइपेंड ले रहे हैं, तो एचपीएम इंश्योर्स दैट एटलीस्ट इट शुड बी 80-80। तो हर एक गेम में ये इंश्योर हो रहा है, तो वुमेन की भागीदारी तो बढ़ी रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में कोचेस, एडमिनिस्ट्रेटर, इवन स्पोर्ट्स साइंसेस सपोर्ट स्टाफ होता है, जो वो भी फीमेल बढ़ने से एक नेशनल कैंप में भी एक कॉन्फिडेंस रहता है। तो ओवरऑल हम पिछले 2 डेकेड्स में देखा है कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एट एवरी लेवल इज इंक्रीजिंग। जी। बिल्कुल, लेकर एक मोटे आंकड़े की बात करूं तो करीब 25% की बढ़ोतरी हुई है
जब से खेलो इंडिया देश में शुरू हुआ है उसके बाद से। राकेश जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, अगर महिला क्रिकेट टीम की बात की जाए, जिस तरह पहली बार वर्ल्ड कप महिला क्रिकेट टीम ने देखा, तो लंबे समय बाद एक नज़ारा ऐसा देखने को मिला जब पहली बार कपिल देव जी के नेतृत्व में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। जिस तरह से बेटियां मैदान पे झूम रही थी और उनके साथ पूरा देश झूम रहा था, आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ा बदलाव है। पहले भी हम 2 बार फाइनल खेले थे, लेकिन उसमें हम चूक गए थे, और अब की बार अपने घर में हम खेल रहे थे। तो जिस तरीके का प्रदर्शन किया हमारी बेटियों ने, जिस तरीके से सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी वर्ल्ड चैंपियन टीम जो कि कई सालों से हारी नहीं थी वर्ल्ड कप के अंदर, उसको हराया, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराया, जिस तरीके का प्रदर्शन किया। अब आप इसका छोटा सा, मनोज जी, आप ये देखिए नज़ारा कि प्रतिका रावल, एक हमारी बेटी घायल हो गई, उसकी जगह लेके आए दूसरी खिलाड़ी को, और उसने आते ही ऐसा ज़बरदस्त प्रदर्शन कर दिया। मतलब जो खिलाड़ी हमारी 16 में भी नहीं थी, उसने आके जिताने वाला प्रदर्शन कर दिया टीम को। तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी देखिए, ये महिला टीम ऐसे ही चैंपियन नहीं बनी है, इसके पीछे मेहनत है। अमोल मजूमदार जो इनके कोच थे, जो कभी हिंदुस्तान के लिए नहीं खेल पाए, देश के सबसे टैलेंटेड खिलाड़ियों में से एक रहने के बावजूद उनको कोच के रूप में जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किया। सरकार की तरफ से सहयोग, और बीसीसीआई ने खासतौर पे जो महिलाओं के लिए सारी सुविधाएं पुरुषों के समान की, पुरस्कार राशि बराबर की, उनको जो मैच फीस है अब तो और ज़्यादा उनकी डबल की जा रही है। तो वो सब चीज़ों से महिलाओं को एक जो हीन भावना होती थी कि भाई हमारा तो कम करके किया जा रहा है, वो चीज़ ख़त्म हुई। अब बराबरी का दर्जा मिला, शानदार फैसिलिटीज़ उनको मिलने लगी, तो उसका बहुत बड़ा एक फ़र्क आया। अभी महिलाओं की देखिए जो बढ़ोतरी की बात हो रही है, अब मैं आपको थोड़ा सा चीज़ बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेल राज्य मंत्री जो हमारी हैं श्रीमती रक्षा निखिल खट्ट से, वो एक महिला हैं, और उन्होंने जो 2021 से एक अस्मिता लीग शुरू की केंद्र सरकार ने, उसके तहत 1886 लीग 32 खेलों में आयोजित हो चुकी हैं देश के कोने कोने में। लगभग 500-600 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 500-600 शहरों के अंदर इसका लीग का आयोजन किया जा रहा है। अब इसका एक पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है। एक दिन ऐसी चर्चा हो रही थी, तो मैंने मंत्री महोदया को थोड़ा सा सलाह दी कि जो पोर्टल है इसमें यह भी होना चाहिए कि किसी प्रदेश की, कहीं दूर दराज इलाके की या किसी शहर की लड़कियां अगर अपने यहाँ किसी खेल की पर्टिकुलर सुविधाएं चाहती हैं तो वो उस पर लिख सकें, या उनको कोई परेशानी है, जैसे सुरक्षा की बात आ रही थी, महिला सुरक्षा को लेके, अगर लड़कियों को किसी स्टेडियम में कोई परेशानी है तो वो उस पोर्टल में अपनी बात को भी कह सके। खाली सरकार की योजनाएं पोर्टल से उनको मिले वो तो एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन जो लड़कियां अपनी परेशानियों को या जो वो चाहती हैं वो भी उस पोर्टल के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके। तो श्रीमती रक्षा निखिल खट्ट ने इस चीज़ को माना, उन्होंने कहा भाई हाँ, पोर्टल में हम ये चीज़ भी डलवा देंगे, ये एक अच्छी चीज़ है। तो ये जो अस्मिता लीग है, इसके तहत कहीं भी होती है, देश के दूर दराज के कोने कोनों के इलाकों में इस लीग का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग खेलों के अंदर किसी भी खेल में आप करवा सकते हैं, उसके लिए सरकार भी पैसा दे रही है आयोजन का, शायद 70-75 हज़ार रुपये एक लीग के लिए वो दे देते हैं, और स्पॉन्सर्स भी आगे आ जाते हैं, अच्छी ड्रेसेस उनको पहन के खेलने को मिलता है एक सिस्टम के तहत, चाहे वो छोटी जगह होगी। तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है कि जिस इलाके में जो खेल लोकप्रिय है, और मान लीजिए कोई एक गांव है, वहाँ पर रग्बी बड़ी फेमस है, तो चलो रग्बी के वहाँ पर लीग करा दी जाए, और वहाँ से निकल के लड़कियाँ जो हैं, उड़ीसा की लड़कियाँ और रग्बी की इंडियन टीम का हिस्सा बन रही हैं। तो इस तरह का ये जो अस्मिता लीग है महिलाओं के लिए जो शुरू की गई है, ये भी अपने आप में बड़ा अहम रोल निभा रही है दूर दराज के इलाकों में, खासतौर पे महिलाओं को खेलों में आकर्षित करने के लिए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जब अवसर मिलते हैं तो जो बेटियां होती हैं वो भी कमाल करके दिखाती हैं और देश का अपना नाम रोशन करती हैं, और ये दिखाया है देश की बेटियों ने। डॉक्टर दीपा मलिक जी, अगर पैरा खिलाड़ियों की बात मैं करूं तो उनके लिए भी 2025 का साल जो है वो उपलब्धियों से भरा है। भारत की बेटियों ने महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर एक इतिहास रचा। अगर पैरा खिलाड़ियों की मैं बात करूं, पिछले कुछ सालों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पैरा खिलाड़ी जो हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। इस बदलाव को आप कैसे देखती हैं, और क्या अभी वो सुविधाएं मिल पा रही हैं पैरा खिलाड़ियों को, या उसमें और सुधार की जरूरत है? देखिए, पैरा खिलाड़ियों के उत्थान की बात करूं तो इतनी सुविधाएं, अगर मैं अपना करियर देखूं, जिस दिन मैंने शुरुआत करी थी तो पैरा शब्द को कोई पहचानता भी नहीं था। जी। और आज बहुत बड़ा धन्यवाद आज की इंक्लूसिव नीतियों को, स्पोर्ट्स नीतियों को, और जो अवेयरनेस पैरा स्पोर्ट्स की इंक्लूसिव इकोसिस्टम द्वारा। मन की बात में ऐसा कोई कभी ऐसा नहीं हुआ कि आदरणीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने खुद पैरा का जिक्र ना किया हो, या पैरा के किसी भी खिलाड़ी को ऐसा महसूस हुआ हो कि उनकी पीठ नहीं थपथपाई गई, या वो फोन उनको भी नहीं आया। हर जगह उन्हें साथ रखा गया।
और इसका नतीजा हम देख रहे हैं। हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो आप ब्लाइंड क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं, साथ ही आप देखिए हमारी बच्ची है शीतल देवी, वो अब वर्ल्ड नंबर 1 है। पैरों से वो तीरंदाजी करती हैं, उनके दोनों हाथ नहीं जी है, लेकिन उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है, उनके पास फुल फंडिंग है, उनके पास इतना अच्छा सपोर्ट है, आज हमारे खिलाड़ी जीत रहे हैं। देखिए पहला पैरा खिलाड़ी तभी जीत सकता है जब उसके पास उसकी असिस्टिव एड्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, चाहे उनके आर्टिफिशियल लिम्स हो, प्रोस्थेटिक आर्म्स एंड लेग्स हो, ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स हो, एक्सेसिबल जिम्नेजियम्स हो, और साथ ही उनके पास पूरी प्रॉपर टीयूई और नाडा की नॉलेज हो, क्योंकि कोई ना कोई पैरा एथलीट जरूर किसी ना किसी दवाई, किसी ना किसी ट्रीटमेंट पे होता है। तो टीयूई के साथ जब जाता है तो बिल्कुल निसंकोच खेलता है। तो ये सब जो एक साइंटिफिक अप्रोच अब आज पैरा खिलाड़ी को मिल रही है, और सबसे बड़ी बात सुगम्यता की ओर, जो एक एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, हर प्रांगण को, और खास पैरा सेंटर्स बनाए गए हैं, ग्वालियर देख लीजिए, गांधीनगर देख लीजिए, और एजुकेशन सिस्टम में मैं खुद 2 यूनिवर्सिटी, नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, चाहे वो आप मेरठ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी है, एक हरियाणा सोनीपत में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी है, मैं उसमें एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हूं, उसमें बकायदा पैरा स्पोर्ट्स का एक सिलेबस इंक्लूड किया गया है। और अब हम चर्चा कर ही रहे हैं तो हम आइस हॉकी की टीम को भी नहीं जी भूल सकते। जी बिल्कुल। वो भी एक बहुत बड़ा ब्रॉन्ज मेडल हमारा आया, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत की बेटियां आइस हॉकी में जैसे खेलों में भी, और अंडर 17 फुटबॉल टीम ने भी एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया हमारी लड़कियों ने। तो पैरा खेलों के साथ और महिलाओं का जो ये लगातार उत्थान हो रहा है, मेरे को अच्छा लगेगा एक निवेदन इस मंच से अपने देश के लिए। सरकार, प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय खेल मंत्री, हमारी सारी पॉलिसीज, सब जुड़े हुए हैं इसको एक बेहतर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम देने के लिए। लेकिन मेरा निवेदन रहेगा कि जो हमारे लोग हैं, देशवासी हैं। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। पूनम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि जब बात खेलों की होती है तो ओलंपिक में कितने पदक मिले इस पे सबकी निगाहें रहती हैं, और मैं जितना आपका परिचय समझ पाया हूं कि जी नहीं चाहिए, जब खिलाड़ी खेलता है स्टेडियम में, इतना बड़ा स्टेडियम, इतनी बड़ी सुविधाएं, और होम ग्राउंड पे जब खिलाड़ी खेलता है तो वो स्पेक्टेटर्स को आना चाहिए। स्कूली बच्चों को पैरा खेल दिखाने आप स्टेडियम्स में लेकर आइए। माँ बाप से निवेदन है, अगर वो प्रेरणा ढूंढ रहे हैं, सकारात्मक सोच ढूंढ रहे हैं, समाज में एक पॉजिटिव चेंज देख रहे हैं, तो जब एक दिव्यांग खिलाड़ी खेलता है, मात्र खेल नहीं खेलता है, जी वो एक आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की ज्वाला को ज्वलित करता है समाज के अंदर। तो निवेदन है कि स्पेक्टेटरशिप तो लोगों पे है, हम खेल रहे हैं, हम इकोसिस्टम बढ़ा रहे हैं, तो लोगों से निवेदन है कि जरूर खेलों को स्टेडियम में आकर भी देखें। जी बिल्कुल। जाहिर तौर पर डॉक्टर दीपा मलिक जी, आप प्रेरणा हैं ऐसे खिलाड़ियों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए, और पूरे खेल जगत के लिए। जो आपने किया है वो सबको प्रेरणा देने वाला है। पूनम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, भारतीय खेल प्राधिकरण की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की आप वरिष्ठ विकास अधिकारी हैं। ये टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम क्या है, और ओलंपिक को लेकर जब पदकों की बात होती है तो भारतीय खेल प्राधिकरण किस तरह की तैयारी कर रहा है आने वाले समय के लिए? देखिए, जहां तक टॉप्स का सवाल है, जो 4 ईयर ओलंपिक साइकिल होता है, तो हर 4 ईयर ओलंपिक साइकिल की शुरुआत में देर आर 2 ग्रुप्स। एक टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के अंदर टॉप्स कोर ग्रुप, एक डेवलपमेंट ग्रुप। कोर ग्रुप में उन बच्चों का चयन किया जाता है जो मेडल के दावेदार प्रोबेबल हैं, और डेवलपमेंट ग्रुप में वो एथलीट होते हैं जो नेक्स्ट ओलंपिक साइकिल के लिए मेडल के दावेदार और इस साइकिल में डेवलपमेंट में होंगे। इट मींस आवर बेंच स्ट्रेंथ। और जो बच्चे कोर ग्रुप में है उनको 50,000 पर मंथ स्टाइपन, डेवलपमेंट में 25,000 पर मंथ स्टाइपन, प्लस जो उनको हाई परफॉर्मेंस के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए, चाहे वो फॉरेन कोच हो, फॉरेन एक्सपोजर हो, स्पोर्ट्स साइंसेस स्टाफ की आवश्यकता है, कोई स्पैरिंग पार्टनर की आवश्यकता है, कोई इक्विपमेंट की आवश्यकता है, तो वो हर चीज मुहैया कराई जाती है। इसमें एमओसी मेंबर्स हैं, तो जो भी प्रपोजल आता है एथलीट्स का, वो फेडरेशन से, एमओसी मेंबर से, एथलीट से, जो एआरएम्स है, एथलीट रिलेशन मैनेजर है,
और जो टॉप्स के रिसर्च ऑफिसर्स हैं, सब रिसर्च करके अगर वो प्रपोजल आवश्यकता है उसकी, तो वो प्रोवाइड किया जाता है और टाइमली प्रोवाइड किया जाता है। जी। अब जैसे फैसिलिटी डिनाइड इज बेटर देन फैसिलिटी डिलेड, स्पोर्ट्स में स्पेशली। तो वो टाइमली जो टॉप्स का वो चीज का प्रोविजन है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें इमरजेंसी सिचुएशंस भी आती हैं, किसी का वीजा नहीं लग रहा है, उसी टाइम वीजा लगवाना। आपने कभी कई बार ट्विटर पर भी देखा होगा, सो एंड सो सिचुएशन में तो मंत्रालय और साई बड़े ही प्रोएक्टिवली फेडरेशन के साथ मिलकर वो चीज प्रोवाइड करवाना। क्योंकि आप जहाँ कहीं खेलने जा रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं, तो कई इमरजेंसी सिचुएशन भी होती है, कोई इंजरी हो जाती है। कॉमनवेल्थ गेम्स में जैसे संकेत सांगर को इंजरी हुई थी, तो टॉप्स ने पूरा मैनेज किया था। तो इंजरी प्रोन, हर एक स्पोर्ट्स इंजरी प्रोन है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में प्लस जो हाई परफॉर्मेंस के लिए उसको आवश्यकता है, टॉप्स हर एक चीज का ध्यान रखता है। एक तरह से वो बच्चे को गोद ले लेते हैं जी। परफॉर्मेंस के लिए। और जहां तक एक बेंच स्ट्रेंथ की बात है, तो अब जैसे टैग स्कीम का शुरुआत करना, टारगेट एशियन गेम स्कीम, तो अब जैसे कई इवेंट्स ऐसे हैं जो ओलंपिक साइकिल के इन बिटवीन आवश्यकता होती है उनको सपोर्ट करने की, तो टैग का शुरुआत करना भी, हालांकि वो एशियन गेम्स के लिए है, बट वो एक बेंच स्ट्रेंथ तैयार कर रहा है हमें ओलंपिक साइकिल के लिए भी। तो ओवरऑल टॉप स्कीम, जो एक चुनिंदा खिलाड़ी है, हमारा एक ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन है जो ओलंपिक साइकिल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो हर आवश्यक उसको पॉसिबल हर एक हेल्प किया जाता है। और जहां तक वुमेन्स की हम बात कर रहे थे, तो अगर आप देखेंगे बॉक्सिंग का ही अगर मैं एग्जांपल दूं, 2012 ओलंपिक्स में बॉक्सिंग में 3 वेट कैटेगरी थी ओलंपिक की, और मेन की 10 वेट कैटेगरी थी। जी। तो टाइम के अनुसार, और आईओसी का भी एक अपना एजेंडा है, उनका भी एक विजन है कि भी मेन वुमेन का इक्वल होना चाहिए। अभी आने वाले ओलंपिक्स में 6 वेट कैटेगरी है मेन वुमेन की, और कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से चर्चा चल रही है ईबा में भी, इंटरनेशनल लेवल पे फेडरेशंस में, कि मेन वुमेन के इकट्ठे कॉम्पिटिशन्स हों। जैसे 3-3 मिनट के 3 राउंड मैन की बॉक्सिंग होती है, तो उसमें मेन वुमेन इकट्ठा खेले, तो उस चीज पे भी चर्चा चल रही है। तो एक ग्लोबल अलाइनमेंट के तहत इंटरनेशनल स्टेज पे भी ये चीज है कि भी मेन वुमेन का एक इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसी लाइन एंड लेंथ में भारत सरकार भी काम कर रही है, जी। फेडरेशंस भी कोशिश कर रही है कि एक इक्वालिटी का वो रहे। जी। जाहिर सी बात है। राकेश जी, अगर बात 2025 की जाए तो एशियाई यूथ गेम्स की अगर बात नहीं करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि शानदार प्रदर्शन भारत ने किया है और करीब 48 इसमें पदक जीते हैं। कई खेल ऐसे थे जो पहली बार बच्चे गए लंबे समय के बाद और पदक जीत कर आए। मुथाई उसमें से एक खेल है। आप कैसे देखते हैं जो ये परफॉर्मेंस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतर परफॉर्मेंस के साथ भारत उभर के सामने आ रहा है? देखिए, एक अच्छी चीज़ है जब युवा खिलाड़ी हमारे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो वो हमारी भविष्य की उम्मीद बनकर आते हैं। अगर एशियन जो यूथ गेम्स है, अगर उसमें हमने इतना शानदार प्रदर्शन किया है, तो उससे हमें उम्मीद जगती है कि जो एशियन गेम्स होंगे उसमें निश्चित रूप से हमारा प्रदर्शन अच्छा रहेगा। तो हमें हर लेवल पे, हर खेल पे बेहतर प्रदर्शन करना है, खिलाड़ियों को उसके लिहाज से तैयार कराना है। एक खिलाड़ी के लिए लगातार आजकल कंपटीशन है। देखिए, भारत सरकार की योजनाओं की बात हो रही है, खेलो इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और इनका डेवलपमेंट ग्रुप और ये एशियन गेम्स वाली स्कीम, ये एक ऐसी योजनाएं बन गई हैं कि हर खिलाड़ी जो है इनमें आने के लिए लालायित रहता है। जो खिलाड़ी खेलो इंडिया में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगा वो भारत की स्कीम में नहीं आ सकता। तो हर खिलाड़ी चाहता है कि खेलो इंडिया में मैं जाऊं, खेलो इंडिया में मैं बेहतर प्रदर्शन करूं। खेलो इंडिया के तहत आजकल 7-8 खेल होते हैं। आपने मुथई खेल का नाम लिया, तो आदिवासियों के लिए भी खेलो इंडिया में अगले साल से वो गेम शुरू होने वाले हैं। खेलो इंडिया आदिवासी खेल, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स शुरू हो चुके हैं। खेलो इंडिया के तमाम जो 7-8 गेम है, यूनिवर्सिटी गेम, यूथ गेम्स, वाटर स्पोर्ट्स गेम, इस तरह की चीज़ें सब खिलाड़ी उसमें आना चाहते हैं, क्योंकि उससे आपको स्कॉलरशिप मिलती है, एक पहचान मिलती है, आप सरकार के उसके रडार में आते हैं कि भाई हाँ, खेलो इंडिया में इसने बेहतर प्रदर्शन किया हुआ। अभी दीपा जी ने बात की ना देखने वालों की, कि लोग कम आते हैं पैरा के अंदर। तो पैरा एथलेटिक्स के जो पैरा के गेम्स हैं, अगर उनका टेलीविज़न पे प्रसारण होता है तो उसके जरिए गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचते हैं। अगर किसी का बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो उसका पड़ोसी उससे प्रेरित होता है कि भाई मेरे पड़ोसी का बच्चा जो है वो टीवी पे दिख रहा है। यहाँ पर शीतल देवी जो हमारी पैरा आर्चर हैं, जिनके हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, वो पैरों से आर्चरी करके कम्पीट करती हैं और वो सामान्य कैटेगरी में भी कम्पीट कर रही हैं। आप देखिए उनका रुतबा कितना ज़बरदस्त है और कहाँ पर वो कश्मीर के इलाके से आती हैं। तो उनको देख के और दूसरे लोग प्रेरित होते हैं, उनके गांव के लोग प्रेरित होते हैं। तो टेलीविज़न प्रसारण जो सरकार ये कराती है इन खेलों का, खेलो इंडिया के हर गेम्स का, वो एक बहुत बड़ा फ़र्क है। फिर होटल्स में रहना,
जहाज की यात्रा, अभी दीपा मलिक जी ने बात की थी यूनिवर्सिटी की, कि मेरठ में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुली है, उसका मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूं कि मेरठ के पास एक गांव है जौहड़ी गांव, वहां के शूटर बहुत अच्छे होते थे। वहां पे जब वहां की एक लड़की को इंडियन एयरलाइंस ने स्कॉलरशिप दी और वो पहली बार शायद 2003 में राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए हैदराबाद गई, तो वो जहाज से गई क्योंकि इंडियन एयरलाइंस की स्कॉलरशिप थी। उसने आके जब जहाज की कहानी अपने गांव में सुनाई तो शूटिंग में लड़कियों के आने की बाढ़ सी आ गई वहां पर, इतनी लड़कियां शूटिंग के लिए आने लग गई वहां पर, और उस गांव से बहुत शूटर निकले। लेकिन साथ ही उस लड़की का एडमिशन, सीमा तोमर एक शूटर थी, दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन हो गया। वो लड़की 3-4 महीने में वहां से छोड़ के आ गई क्योंकि वो सेंट स्टीफन की जो वहां की संस्कृति है, कल्चर है, उसमें अपने को ढाल नहीं पाई। तो ये जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज बन रही हैं ऐसे इलाकों में, जैसे मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, तो ये वहां के इलाकों के खिलाड़ियों को, उनको वो माहौल देती है जो उनके टाइप का माहौल है, जिसमें वो आसानी से ढल सकते हैं। तो वो लोग बच्चे जब ऐसी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज में भाग लेंगे तो निश्चित रूप से उनको बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन मनोज जी, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, इसमें जो हमारी तमाम पूरे देश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका प्रदर्शन इसमें इतना अच्छा नहीं रह पाता। दूसरी यूनिवर्सिटियां बाजी मार रही हैं, लेकिन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को मैं किसी को चैंपियन बनते हुए इसमें देखना चाहता हूं। वो सपना अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा। जी, जाहिर तौर पर 2026 में वो सपना भी पूरा होगा। लेकिन अगर बात हॉकी इंडिया की जाए, क्योंकि अगर 2025 की हम बात कर रहे हैं, तो हॉकी इंडिया का जो सफ़र रहा है, जो देश की हॉकी रही है, उसका सफ़र 100 साल का जो रहा है, उसका शताब्दी समारोह 2025 में मनाया गया। वास्तव में गर्व की बात है। ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक भारत ने जीते हैं, तो हॉकी में जीते हैं। इस सफ़र को आप कैसे देखते हैं राकेश जी? देखिए, बहुत सुनहरा सफ़र हमारा हॉकी का रहा है, और हम अभी तक पुराने उस पर चलते थे कि भाई हमारे पास 8 गोल्ड मेडल हैं। आखिरी गोल्ड मेडल हॉकी में हमने 1980 में जीता था। तो उसके बाद से हमारा हॉकी में लगातार सूखा आ रहा था। लेकिन पिछले 2 ओलंपिक्स के अंदर हमारे युवा खिलाड़ियों ने इतना शानदार प्रदर्शन किया कि लगातार कांस्य पदक जीता है। देखिए, पदक कांस्य है, और एक ज़माना मैं आपको बताऊं कि जब पहली बार हिंदुस्तान ने कांस्य पदक जीता था तो इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया था कि भाई भारत का स्वर्ण से कैसे ये कांस्य पदक आ गया यहाँ पर, तो उसमें इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया था। लेकिन आज हम ओलंपिक के कांस्य पदक जीत के जश्न मनाते हैं, क्योंकि हमारे को लंबा एक गैप हो गया था, और हमारे लड़कों ने वो बेहतरीन प्रदर्शन किया कि लगातार 2 ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक उन्होंने जीता है। एशिया कप के आप चैंपियन बन रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें लगातार हॉकी में, देखिए सरकार हॉकी में बहुत पैसा खर्च करती है, हॉकी के कोचेस के ऊपर जाता है, विदेशी कोच हो चाहे भारतीय कोच हो, बहुत पैसा खर्च होता है, उनकी ट्रेनिंग पे बहुत पैसा खर्च होता है। हॉकी के कंपटीशंस भी लगातार हो रहे हैं, सरकार की तरफ से भी कराए जाते हैं, फेडरेशन की तरफ से भी कराए जाते हैं। तो बहुत कुछ सारे साल ये हमारे खिलाड़ी कैंपों में रहते हैं, कॉर्पोरेट सपोर्ट भी इनको मिलता है, सब कुछ अच्छी नौकरियाँ भी इनको मिल रही हैं, और लड़कियाँ भी हमारी पीछे नहीं हैं। वो मामूली अंतर से जो है पदक जीतने से चूकी हैं ओलंपिक्स के अंदर। तो आने वाले जो हमारे अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसमें हम देखेंगे हमारी लड़कियां और लड़के दोनों ही हॉकी के अंदर शानदार पदक विजयी प्रदर्शन करें, ये उम्मीद पूरी रहेगी। एशियन गेम्स के अंदर हम पदक विजयी प्रदर्शन करें, क्योंकि लगातार लड़कियां अच्छा खेल रही हैं, उनको अच्छे कंपटीशंस मिल रहे हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है, सब कुछ बहुत बेहतरीन इस समय चल रहा है हॉकी के अंदर। जी, अगर बात डॉक्टर दीपा मलिक जी कॉमनवेल्थ गेम्स की मैं करूं, 2030 की मेजबानी भारत को मिल गई। अहमदाबाद में होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स, और जाहिर तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। आप इसको कैसे देखती हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन करना वो कहीं ना कहीं देश में खेलों को बढ़ावा देता है, जो संसाधन होते हैं, जो बुनियादी ढांचा होता है, उसको भी मजबूत करता है। आप कैसे देखती हैं इस उपलब्धि को? मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये है कि कॉमनवेल्थ गेम्स का जो फॉर्मेट है वो इंक्लूसिव है। पैरा खिलाड़ी और सामान्य खिलाड़ी एक साथ एक ही प्रांगण में खेलते हैं, और एक ही मेडल टैली के तहत अगर आप ओलंपिक पैरालंपिक का फॉर्मेट देखें या एशियन पैरा गेम्स का फॉर्मेट देखें, तो लगभग 3 हफ्ते का उसमें गैप रहता है। पहले ओलंपिक होते हैं, फिर पैरालंपिक होते हैं, तो वो उसमें जो एक फोकस है वो अलग अलग हो जाता है। शायद कहीं ना कहीं जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है वो भी ओलंपिक के साथ थोड़ा सा पैरालंपिक तक नहीं बचता है। हालांकि अब मेडल अच्छे आते हैं तो लोग काफी सराहते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जब ट्वीट करते हैं और उसकी चर्चा होती है। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स एक ऐसे गेम्स हैं जहां पे राइट फ्रॉम द वर्ड टी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट का जो
प्रथम बिंदु है, वहीं से ही इकोसिस्टम को इंक्लूसिव रखना पड़ेगा। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात रहेगी, चाहे पार्टिसिपेशन की बात रहेगी, अकोमोडेशन की बात रहेगी, तकनीकी नो हाउ की बात रहेगी। तो मुझे लगता है एक ऐसा गोल्डन ईरा जो अभी चल रहा है खेलों का, उसमें जब ओलंपिक और पैरालंपिक जैसे खेल इकट्ठे कॉमनवेल्थ फॉर्मेट में आएंगे, तो एक बार पुनः एक इकोसिस्टम इंक्लूसिव होगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, और साथ ही में एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ग्लोबली जाएगा जी। कि अब हमारा भारत तैयार है इतने बड़े खेलों की मेजबानी एक इंक्लूसिव तरीके से करने के लिए, सुचारू रूप से करने के लिए, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, क्रिएटिंग बेटर एजुकेशन, टेक्निकल नो हाउ अपॉर्चुनिटीज एंड इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि अब जब हम खेलों को देखते हैं तो मात्र एक सोशल कॉज के रूप में नहीं देखते हैं जी। कि ठीक है एक 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 खाना पूर्ति है कि खिलाड़ी को खिलाना है। अब समझ आने लगा है कि खेल एक बहुत अच्छा आर्थिक माध्यम भी है, एक सांसारिक पटल पे देश का नाम रोशन करने का, और एक ग्लोबल पावर के रूप में इंडिया को दिखाने का भी एक बहुत बड़ा मौका है। जी। पूनम जी, आप कैसे देखती हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की बात हम करें या 2036 में ओलंपिक की बात की जा रही है? तो इस सेंस में नॉट ओनली फ्रॉम स्पोर्ट्स पर्सन और कोचेस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप ओवरऑल देखें, मतलब ये स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन भारत की इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। बाहर से लोग आएंगे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसके बाद फिर जो हमारा अचीवमेंट्स के बाद स्पॉन्सर अट्रैक्ट होंगे स्पोर्ट्स की तरफ, और फिर जो रोल मॉडल क्रिएट्स होंगे उस कंपटीशन से। 2010 कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में हुए थे, तो लोकल लेमैन ने भी देखा कि भी स्पोर्ट्स कैसे होता है, क्या होता है, तो उससे एक रोल मॉडल क्रिएट होते हैं हर एक स्पोर्ट्स में, और आने वाले टाइम में यंगस्टर्स भी उसमें ये चीज देखते हैं कि हम भी ऐसा कुछ क्यों ना करें। और फिर जो पोस्ट गेम्स जो आपको सम्मान मिलता है, आपको जॉब्स मिलती हैं, तो उसमें रोल मॉडल क्रिएट होने से बहुत बूस्ट मिलेगा स्पोर्ट्स कल्चर को, प्लस हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। बाहर से लोग आएंगे, टूरिज्म को भी वो बड़ा ही फायदा होगा। आई मीन इन ओवरऑल, एज अ पॉजिटिव, ऑन अ पॉजिटिव नोट, this is going to boost our sports culture and will create a platform for upcoming 2036. जी। एक आखिरी सवाल मेरा राकेश जी आपसे है, क्योंकि बात अगर लीडरशिप की जाए, क्योंकि अगर हम बात खेलों की कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों का रहा है, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स का आयोजन देश में किया जा रहा है, वो चाहे 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स हो या 2036 में ओलंपिक की बात हो, इसमें लीडरशिप का जो रोल होता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से खेलों को लेकर एक विजन रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? कितना बड़ा बदलाव का एक मील का पत्थर साबित हो रहा है इस तरह का विजन? देखिए, ये बहुत बड़ा विजन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया कि भारत ओलंपिक्स खेलों की मेजबानी करेगा। अमूमन अभी तक हम ये समझते थे कि भाई ओलंपिक की मेजबानी वो देश करते हैं जो कि ओलंपिक में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, एटलीस्ट टॉप 10 के अंदर वो रहते हैं, तो आपको उसके लिए तैयार होना पड़ता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब ये विज़न दिया कि भाई ओलंपिक की मेजबानी भारत करेगा, तो भारत को ओलंपिक्स के लिए तैयार करने की दिशा में भी पहले से काम करना शुरू किया। उस काम को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके जो वर्टिकल्स हैं उनको बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो प्रशासनिक हिसाब से हो, चाहे खेल प्रशासन में सुधार का हो। ये जो बिल लाया गया है वो भी उसका एक बहुत बड़ा परिणाम है कि पूरे वर्ल्ड में ये संदेश गया कि भारत के पास अपना खेल बिल है, जिसके तहत उसमें सुधार कार्य हो रहे हैं, अच्छे ढंग से चीज़ें होंगी। और जब आप ओलंपिक के मेजबानी की तरफ जाते हैं तो पूरी दुनिया में आपका नाम होता है कि भाई भारत ओलंपिक की बिड कर रहा है। इसको लेके भारत में ही लोगों को आश्चर्य हुआ था, लेकिन अब जब ये कॉमनवेल्थ गेम्स की हमें बिड मिल गई, हम कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से ये उम्मीद जगेगी कि भाई हाँ, ओलंपिक्स में भी भारत अच्छा कर सकता है, साफ सुथरे गेम्स होंगे, अच्छा आयोजन होगा। उसके लिए जैसा मैंने बताया, अभी सरकार ने, खेल मंत्रालय ने एक स्कीम दी है कि कुछ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाए, भारतीय खेल प्राधिकरण में दी जाए, खेलो इंडिया में शामिल किया जाए, कैसे खेल प्रशासन को अच्छे ढंग से चलाना है। टॉप्स स्कीम की जो बात हो रही है, टॉप स्कीम के तहत उनका काम बड़ा कड़ा है। उस कमेटी के अंदर जो लोग हैं, जो खिलाड़ी अच्छा नहीं करते उनको बाहर भी किया जाता है, ऐसा नहीं है कि जो उसमें शामिल हो गया उसमें बना रहता है। तो अच्छा खेल प्रशासन हो, अच्छा खेलों का आयोजन होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स एक ट्रेलर है, उसमें हम कैसा प्रदर्शन करते हैं और कैसा हम आयोजन करते हैं, उससे हमारी जो मेजबानी का दावा है
ओलंपिक्स का, वो बड़ा मजबूत होगा। और इसमें मेन रोल लीडरशिप हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनका है, खेल मंत्रालय का है, और उसके तहत सब बेहतरीन ढंग से कार्य करने की तरफ अग्रसर है। जी बिल्कुल, 2025 जो है वो कह सकते हैं कि खेलों की दृष्टि से उपलब्धि वाला साल रहा, और नीतिगत सुधार खेलों की दृष्टि से एक बड़ा साल रहा 2025। जाहिर तौर पर 2026 में देश नई उम्मीदों और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। राकेश जी, डॉक्टर दीपा जी और पूनम जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।